हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर एक नई डेफिनेशन जो रहेगी पैडल इक्वेशन की, यानी कि पदिक समीकरण की। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का ही ये क्या है टॉपिक। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो डेफिनेशन रहने वाली है वो इसकी रहेगी। डेफिनेशन ऑफ पैडल इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ पैडल इक्वेशन यानी पदिक समीकरण की परिभाषा। पदिक समीकरण की परिभाषा। पैडल इक्वेशन क्या होती है और उसको किस प्रकार से डिराइव किया जाता है हम सभी देखने वाले हैं। एग्जाम में पैडल इक्वेशन की डेफिनेशन तो हालांकि आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, इससे रिलेटेड आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे कि दी गई कर्व की क्या फाइंड कीजिए, पैडल इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो जब तक हमें पैडल इक्वेशन ही नहीं पता होगा तब तक हम इक्वेशन फाइंड कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें पैडल इक्वेशन की क्या सीखनी होगी, डेफिनेशन के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन देखने से पहले हम एक डेरिवेशन और देखना चाहते हैं, देखेंगे जो पैडल इक्वेशन से ही रिलेटेड है, जिसका हम बीच में बहुत बार क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो पहले हम वो डेरिवेशन देखने वाले हैं और वो डेरिवेशन ये रहेगा। स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, और इंग्लिश में कुछ इस प्रकार रहेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू, फ्रॉम पोल टू टेंजेंट, फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। ये एक हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये डेरिवेशन पैडल इक्वेशन से ही रिलेटेड है। तो पैडल इक्वेशन से पहले हम एक ये डेरिवेशन देखेंगे और फिर आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम एक दूसरे पेन का यूज और करेंगे, वो ले लेते हैं। इधर देखो सामने, जैसे कि मान लो आपके पास कोई प्लेन है, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है। इस प्लेन के अंदर आपका कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। इस कर्व के ऊपर यहां से हमारा कोई पार्टिकल मोशन करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। और ये जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट मेरा ओ रहेगा और इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको, पोल। इसको हम बोलते हैं पोल। इस कर्व के ऊपर हमारा पार्टिकल मोशन करता हुआ पहुंच जाता है, मान लो इस पी पॉइंट तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, पी पॉइंट तक पहुंच जाता है। और इस पी के को जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो रहते हैं आर कोमा थीटा। आर कोमा क्या रहते हैं, थीटा रहते हैं। ये जो आर डिस्टेंस रहती है वो हमारी ये रहती है, ये हमारी कौन सी डिस्टेंस रहती है, आर डिस्टेंस रहती है। एक काम करो, इस ए पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले लो, यहां पे ले लो। ये हमारा आर डिस्टेंस रहती है। ये एंगल हमारा कितना रहता है, थीटा। ये एंगल हमारा कितना रहता है, थीटा रहता है। अब हम एक काम करते हैं, इस पी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक स्पर्श रेखा एक बनाते हैं। एक हमने क्या ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ की।
और साथ ही मैंने ये मान लिया कि जो मेरी टेंजेंट है, यानी कि कुछ नाम दे दो इसको, पीटी नाम दे दो, यहां पे टी, पीटी, जो मेरी टेंजेंट पीटी है और जो मेरी पोलर लाइन ओपी है, इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया कि एक बार के लिए फाई एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? फाई। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? फाई एंगल बन रहा है। यानी कि टेंजेंट लाइन और पोलर लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है? फाई। तो ये एंगल भी मेरा कितना रहेगा? फाई रहेगा। अब एक काम करते हैं, इस पोल से इस टेंजेंट के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पोल से इस टेंजेंट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये हमने एक डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, और परपेंडिकुलर डालने के बाद इस पॉइंट को कुछ एम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एम। और यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? राइट एंगल बनेगा। यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और साथ ही मैंने ये मान लिया कि ये जो लेंथ है ना, ये परपेंडिकुलर की, ये स्मॉल पी है। कितनी है? स्मॉल पी। यहां तक की बात सबको समझ में आती है क्या? एक बार फिर से देख लो। पहले बात तो ये बताओ, नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? सबको लिखा हुआ है, एक बार देखना। ये नीचे तक प्रॉपर पूरा डायग्राम सबको सब साफ नजर आ रहा है, एकदम क्लियर? अब इधर देखो, फिर से देखो। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर ये कोई कर्व बना हुआ था। इस कर्व के ऊपर कोई पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करता है ए से, और पी पॉइंट पे पहुंच जाता है। पी के कोऑर्डिनेट मैंने आर कोमा थीटा लिए, तो ये डिस्टेंस मेरी रहेगी कितनी? दूसरा कलर पेन ये रहा। ये डिस्टेंस मेरी रहेगी आर, और ये एंगल मेरा कितना रहेगा? थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इस पी के ऊपर एक टेंजेंट लाइन बनाई। तो लिख दो, इधर लिखना चाहते हो तो ये जो लाइन रहेगी ना, ये मेरी टेंजेंट लाइन है, यानी कि ये मेरी टेंजेंट है। और ये जो मेरी रहेगी ना, ये मेरी पोलर लाइन है। ये तो पोलर, ये मेरी पोलर लाइन है, और ये मेरी टेंजेंट लाइन है। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट लाइन के ऊपर पोल से एक परपेंडिकुलर डाला, कौन सा? OM। और उसकी लेंथ मैंने कितनी मान ली? स्मॉल p मान ली। अब हमारा डेरिवेशन देखो क्या बोलता है, हमें लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी है किसकी? परपेंडिकुलर की। हमें लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, और परपेंडिकुलर कौन सा है? OM। तो कुल मिला के हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम पोल टू टेंजेंट। तो कहां से डाल रहे हैं? पोल से कहां पे डाल रहे हैं? टेंजेंट। पोल पोल टू टेंजेंट, तो कहां से कहां तक डाल रहे हैं? पोल से टेंजेंट पे डाल रहे हैं। तो हमें कुल मिला के इस P का क्या मान करना है? फाइंड। अगर इस P का मान हम फाइंड कर पाते हैं, तो ये डेरिवेशन यहां पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि पैडल इक्वेशन क्या होती है। इतनी बात सबको समझ में आती है? तो इसको रफ कर दें। तो हमारा जो डेरिवेशन रहेगा वो रहेगा, स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि कुल मिला के हमें स्मॉल p क्या करना है? फाइंड करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो उसको एक बार के लिए रफ कर देते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, इधर देखो सामने, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OMP, कौन सा काम में ले रहे हैं? OMP। OMP, इस OMP के अंदर ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेनस, सॉरी, ये परपेंडिकुलर और ये बनेगा, हाँ, ये हाइपोटेनस बनेगा। ये क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने है ना, 90 डिग्री के सामने है, तो P/R, P/R, यानी कि इस फॉर्मूले से देख लो, लाल बट्टे कक्का से, लंब बट्टे कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा? साइन। लेकिन इस बार एंगल थीटा ना होके कौन सा है? फाई है। ट्राइंगल के अंदर फाई बन रहा है ना कि थीटा। ध्यान से देखो, ट्राइंगल के अंदर थीटा नहीं है, ट्राइंगल के अंदर कौन सा है? फाई है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? साइन फाई। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कहानी सबको समझ में आती है? आगे चलते हैं। क्या इसको मैं से लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू R साइन फाई।
यहां तक बिल्कुल सही है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर फाइव अपॉन आर स्क्वायर, लिखा जा सकता है क्या, 1 अपॉन साइन फाइव कितना होता है, कोसेक स्क्वायर फाइव, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा नोट करते हुए लिख लो, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा या फिर कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कोट स्क्वायर फाइव, कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कोट स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर फाइव की जगह कितने लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। यहां तक सबको समझ में आती है। अब यहां पे नोट करते हुए आपको एक चीज याद रखनी होगी, हालांकि इसका डेरिवेशन आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, परंतु फिर भी आपको यहां पे नोट करते हुए लिखना होगा, और ये बात ध्यान में रखवाऊंगा, tan फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर डी थीटा अपॉन डी आर, tan फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि स्पर्श रेखा और पोलर लाइन के बीच में जो फाई एंगल बनता है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है tan फाइव इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। इसका डेरिवेशन आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, परंतु इसका डेरिवेशन ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट काम में लिया है। इसकी रिजल्ट की हमें यहां पे नीड रहेगी, इसलिए मैंने नोट करते हुए यहां पे आपको लिखवा दिया। इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। यहां से अगर आप कोट फाइव निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, ये आएगा। ये पुट कर देते हैं यहां पे, 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले की मदद से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, पी की। किसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, पी की। और पी है क्या, पोल से परपेंडिकुलर पीएम के ऊपर डाले गए लंब की लंबाई है क्या, स्मॉल पी। और इस फॉर्मूले की मदद से हम किसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, स्मॉल पी की। आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखें, जब हम पैडल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे या फिर एग्जांपल्स करेंगे, इस डायरेक्ट रिजल्ट का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो वहां पे आप लोग पूछेंगे कि ये रिजल्ट आया कैसे, तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखें, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी कर्व के किसी पॉइंट पर बनाई गई स्पर्श रेखा से ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई का क्या है, डेरिवेशन है या फिर क्या है, फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये डेरिवेशन ध्यान रखना ना, तो इस डेरिवेशन से हम लोग पी की वैल्यू फाइंड की है, और ये पी आप क्या आपको बता चुका, और इसका डायरेक्ट यूज होने वाला है किसमें, पैडल इक्वेशन के अंदर। एक बार मैच कर लेते हैं, सही आया क्या, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसको रफ कर दें एक बार के लिए। अब बात आती है कि पैडल इक्वेशन क्या होती है। अब बात आती है कि पैडल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि वो तो
लेंथ की डिस्टेंस निकाली है, इस पी की डिस्टेंस निकाली, तो वो पैडल इक्वेशन थोड़ी ना थी वो। अब बात आती है कि पैडल इक्वेशन क्या होती है, या फिर पदिक समीकरण किसको बोलते हैं। पैडल इक्वेशन या फिर पदिक समीकरण किसको कहते हैं। तो पैडल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें P तथा R के बीच में, P तथा R के बीच में रिलेशन होता है। P तथा R के बीच में क्या होता है, रिलेशन। A equation in which P and R have an relation is said to be पैडल इक्वेशन। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें स्मॉल p और स्मॉल r के बीच में एक संबंध होता है, कौन सी समीकरण कहलाती है, पैडल इक्वेशन या फिर पदिक समीकरण कहलाती है। बात आती है कि स्मॉल p क्या चीज है फिर, तो हम बोलेंगे कि स्मॉल p पोल से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की क्या है, लंबाई है। स्मॉल r पोल से उस कर्व के ऊपर उस पॉइंट P तक की क्या है, डिस्टेंस है। तो P और R के बीच में जो संबंध होता है, जो इक्वेशन होती है, वो ही इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाती है, पैडल इक्वेशन कहलाती है। अब बात आती है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। इससे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपसे पैडल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। हो सकता है पेपर के अंदर पैडल इक्वेशन की डेफिनेशन भी पूछ ले, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। बात आती है कि पेपर में पैडल इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि आपके टॉपिक के अंदर तो दिया हुआ है, सिलेबस के अंदर पैडल इक्वेशन दिया हुआ है। तो बुक वाला क्या करेगा, आपको कोई भी एक कर्व की इक्वेशन दे देगा, आर और थीटा में कोई कर्व की इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इस कर्व की पैडल इक्वेशन आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। दिए गए वक्र की पदक समीकरण ज्ञात कीजिए, फाइंड पैडल इक्वेशन टू द गिवन कर्व। इन दिए गए वक्र के में क्या ज्ञात करनी है, पैडल इक्वेशन। तो कुल मिला के हमें P और R में क्या फाइंड करना होगा, रिलेशन फाइंड करना होगा। और जो अंतिम रूप से P और R में जो रिलेशन आएगा, वो रिलेशन ही हमारी क्या कहलाएगी, पैडल इक्वेशन कहलाएगी, या क्या कहलाएगी, पदिक समीकरण। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर से पैडल इक्वेशन की डेफिनेशंस देखेंगे और एक एग्जांपल से इसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पैडल इक्वेशन क्या होती है। इस प्रकार आज की यह क्लास यहां पे फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्मॉल p की लेंथ कैसे फाइंड की वो डेरिवेशन समझ में आया होगा, और साथ ही पैडल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्या ही होगी, समझ में आई होगी। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।